हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 16 मार्च 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 23 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए, एक कंपनी में महिला कर्मचारियों की औसत आयु 24 ईयर्स है। सभी कर्मचारियों की औसत आयु जो है 32 वर्ष है। और यहाँ पर जो है यदि पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या समान है तो पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो एलिगेशन लगा दीजिए, यानी कि फीमेल एम्प्लॉयज़ आपको यहाँ पर दे रखे, इनका औसत दे रखा है 24। और इसके अलावा मेल एम्प्लॉयज़ जो हैं इनका औसत आपको दे नहीं रखा है, आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, लेकिन इन सभी का आपको दे रखा है 32 है। अब यहाँ पर एलिगेशन जब लगाएंगे तो इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 8 का आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन प्रश्न में यहाँ पर आपसे बोला गया कि यहाँ पर मेल और फीमेल जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ जो हैं इनकी संख्या समान है। अब संख्या समान है तो इनका रेशियो आपके पास 1:1 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर भी आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये आपको पता है कि एलिगेशन में जो है एक संख्या आपके पास यहाँ पर जो है इन सभी के औसत से यहाँ पर बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी और एक संख्या बड़ी होगी। यानी कि ये छोटी है तो यहाँ पर ये वाली बड़ी होगी, यानी कि 32 में 8 ऐड करेंगे तो ये वाली आपके पास यहाँ पर 40 रही होगी। यानी कि यहाँ पर मेल एम्प्लॉयज़ जो है इनका औसत आपके पास 40 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए वर्ष पी और क्यू में जो है कुल आय वर्ष एस और टी में जो है किए गए कुल व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर जो है पी और क्यू में देखना आपको आय का, इनकम का देखना है, यानी कि आपके पास यहाँ पर 650 450 यानी कि 1100 हो जाएगा। और इसके अलावा एस और टी में जो है किए गए कुल व्यय का, एस और टी में जो है किए गए कुल व्यय का यहाँ पर देखेंगे तो 150 और ये 100 आपके पास यहाँ पर 250 हो जाएगा। इनका डिफरेंस देखिए आपके पास ये 50 और ये 800, यानी कि 850 का आपको डिफरेंस दिखाई पड़ा, यानी कि 850 जो है वो यहाँ पर अधिक है। 850 अधिक है किससे? 250 से। 250 से अधिक है, यानी कि 250 का इसमें डिवाइड करेंगे और गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 25 100 के 100 होगा और यहाँ पर 85 का 4 गुना करेंगे तो ये आपके पास 320 और ये 20 यानी कि 340% आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब वही प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हो तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं प्रश्न को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे से 30 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या? अब देखिए खंभे को 30 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि इसकी चाल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब खंभा तो यहाँ पर स्थिर होगा, यानी कि उसकी कोई चाल होगी नहीं, तो यहाँ पर जो है ट्रेन की चाल आपके पास कितनी आ जाएगी? स्पीड इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ये 360 मीटर इसकी लंबाई है, 30 सेकेंड में इसने इसको पार किया तो ये 12 जो है मीटर प्रति सेकंड में आपके पास यहाँ पर इसकी चाल आ चुकी है पहली ट्रेन की। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरी ट्रेन जो है उसकी लंबाई भी यहाँ पर समान है और वो जो है यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर दे रखा है विपरीत दिशा में आ रहे हैं। अब विपरीत दिशा में आ रही है यानी कि रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। इसकी चाल यहाँ पर जो है इसकी चाल दूसरी ट्रेन जो है इसकी चाल x मान लीजिए। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 12 प्लस का x हो जाएगी। और यहाँ पर दोनों की समान लंबाई आपको दे रखी है, यानी कि 360 इसकी है तो 360 उसकी भी रही होगी, यानी कि टोटल जो है वो डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी? 720 मीटर की हो जाएगी। दोनों की लंबाइयाँ ऐड कर देंगे, ये डिस्टेंस कवर होगी रिलेटिव स्पीड 12 प्लस का x से। तो ये आपके पास टाइम जो आएगा वो आपको दे रखा है 15 सेकेंड का, यानी कि बराबर 15 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 720 इक्वल टू आ जाएगा ये 180 हो जाएगा प्लस का 15x हो जाएगा। ये इधर लाएंगे 15x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 640 540 आ जाएगा। और यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 3 45 हो जाएगा और 15 6 90 हो जाएगा। यानी कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए ये आपको दे रखा है और यहाँ पर 10x का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है और x जो है वो आपका यहाँ पर 0 और 90 के बीच में है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको sec x प्लस का 10x से बराबर दे रखा हो कुछ भी, यानी कि यहाँ पर √3 दे रखा है। ठीक है, तो आपको अगर लिखना हो sec x माइनस का 10x
तो ये बराबर जो है इसका व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि 1/√3 आ जाएगा। अब देखिए आपको 10x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 10x को आपको यहाँ पर बचा के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनको ऐड तो नहीं करेंगे, इनको माइनस करेंगे, तो ये चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ से 2 10x बराबर कितना आ जाएगा, ये √3 में से माइनस होगा यहाँ पर 1/√3, यानी कि 3 - 1 करेंगे 2/√3 आ जाएगा। और ये देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि 10x बराबर कितना आया, 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 84 अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ अर्जित होता। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। आसान सा प्रश्न है। 15% की हानि हो रही है, यानी कि 100 की वस्तु उसने यहाँ पर 85 में बेची होगी, और यहाँ पर 13% का लाभ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है 100 की वस्तु 113 में बेची गई होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, यानी कि सेलिंग प्राइस में आप देख लीजिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यानी कि कितने अधिक में बेची गई। भैया आपके पास यहाँ पर 15 और ये 13, यानी कि 28 अधिक में बेची गई। और आपको प्रश्न में दिया गया यहाँ पर 84 अधिक में बेची गई, यानी कि इसी 28 की वैल्यू 84 यानी कि 84 दी गई है, तो इसका 3 गुना दिया गया। तो CP जो है ये भी आपके पास यहाँ पर ये CP है, ठीक है, ये 100 और ये यहाँ पर भी 100। तो CP जो है ये भी आपके पास 100 ना होकर 100 का 3 गुना करेंगे, यानी कि 300 आपके पास ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और आपको प्रॉफिट कितने का करना है, 20% का करना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट चाहिए, तो 6/5 कैलकुलेट कर लेंगे इसका 300 का। तो ये आपके पास यहाँ पर 360 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करके बताना। तो ये आपका यहाँ पर 5 त्रिका 15 हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर 6 दूनी का 12 होगा, यानी कि 12 दूनी का 24 माइनस में आ जाएगा। ये 5 त्रिका 15 होगा, 6 त्रिका 18 यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। और बटे के अंदर ये आपका यहाँ पर देखिए 6 त्रिका 18, यानी कि 6 पंचे 30 आ जाएगा। और ये माइनस के अंदर 6 दूनी का 12, यानी कि आपके पास यहाँ पर 5 दूनी का 10 आ जाएगा माइनस में। और ये आपके पास यहाँ पर प्लस में, ये भी देखिए 9 दूनी का 18, 5 दूनी का 10 प्लस का आएगा। तो ये 10 से 10 कट जाएगा। ऊपर देखिए ये 27 बनेगा और 24 घटाएंगे तो ऊपर डिफरेंस 3 का, बट्टे में 30, यानी कि 1/10 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए ट्राइंगल DEF की 2 माध्यिकाएं आपको दे रखी है, DM और EN, एक दूसरे को G पर जो है समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि EF = 20 सेंटीमीटर है और EN = 12 सेंटीमीटर है, तो DM की लंबाई कितनी है आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर DEF। ये इस तरह से मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है DE और F, ठीक है। और इसमें जो है ये आपको DM दे रखा है। DM जो है ये आपको एक माध्यिका दे रखी है यहाँ पर, जो कि सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर EN दे रखी है माध्यिका। ये दोनों जो है एक दूसरे को यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत काटती हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। ये आपके पास EN हो जाएगा, ये DM हो जाएगा। और ये एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होगी कि ये जो माध्यिकाएं हैं 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर EN जो है ये आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा था, और ये आपको EF जो है ये 20 सेंटीमीटर। ये टोटल आपको यहाँ पर EF जो है ये 20 दे रखा था। तो ये 2 बराबर बराबर भागों में बंटेगी, यानी कि 10 और 10 में बंट जाएगी, ठीक है। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये आपके पास 10 आ चुके हैं। और इसके अलावा देखिए ये EN जो है ये आपको यहाँ पर 12 दे रखी है, पूरी आपके पास 12 दे रखी है। यानी कि आपको पता है कि ये 2:1 के अनुपात में बंटती है। यानी कि टोटल EN की बात करें तो कितनी यूनिट की होगी, 3 यूनिट की होगी। और इसी 3 यूनिट की वैल्यू प्रश्न में यहाँ पर दी गई। ये EN टोटल भुजा आपके पास 3 यूनिट की हुई, जबकि प्रश्न में बोला गया कि 12 सेंटीमीटर है, यानी कि कितना गुना दे रखा है, 4 गुना दे रखा है। तो ये भी आपके पास यहाँ पर जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये आपके पास 2 यूनिट ना होकर 2 का 4 गुना करेंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर 8 हो जाएगी। ये 8 और ये 10, तो आप यहाँ पर ये लंब जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर अंडर के अंदर करेंगे 10 का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ पर अंडर के अंदर 36 बचेगा, और 6 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो 6 आपके पास ये यहाँ पर ये वाली भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। ये G पर प्रतिच्छेद कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है ये G बिंदु हो जाएगा। ये EG आपके पास 8 थी, और यहाँ से जो है ये आपके पास GM जो है ये 6 यूनिट की आई है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर आई है। बट यहाँ पर ये आपको पता होगा कि ये वाली माध्यिका भी जो है यहाँ पर 2:1 के अनुपात में बंटेगी।
और इस एक बराबर आपको 6 दे रखा है, तो यहाँ पर टोटल DM जो है ये भी आपके पास यहाँ पर 3 यूनिट की होगी। और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 यूनिट बराबर यहाँ पर देखिए 6 है, 1 यूनिट बराबर जो है यहाँ पर 6 है, तो ये आपके पास पूरी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 गुणा 6 कर देंगे, यानी कि 18 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 3 संख्याओं का अनुपात इसमें आपको ये दे रखा है। यदि पहली संख्या का 20% 30 है, तो तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 50% क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो देखिए पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या 5x, तीसरी संख्या 9x मान लीजिए। x यहाँ पर एक नियतांक है। ठीक है, अब प्रश्न में आपसे बोला गया कि यहाँ पर जो है ये आपके पास पहली संख्या 6x जो है इसका 20%, 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि इसका 1/5 ये बराबर आपको 30 दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आपसे यहाँ पर बोला गया कि इन दोनों का डिफरेंस, ये जो दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या, इनका डिफरेंस देखिए 4x का आपको दिखाई पड़ा, यानी कि 4x का जो है यहाँ पर 50% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि इसका 1/2 कैलकुलेट कर लीजिए। भाई आप यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 25 रखेंगे, क्योंकि x बराबर आपका 25 आया था, तो ये आपके पास यहाँ पर 50 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 12 खिलाड़ियों वाली जो है एक टीम की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि कोच की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु जो है 2 वर्ष की, औसत आयु में जो है 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कोच की आयु कैलकुलेट करनी है। अब देखिए अगर ये कोच यहाँ पर इनके साथ शामिल होता है, अगर इसकी आयु यहाँ पर 24 ईयर्स होती तो यहाँ पर एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज देखिए यहाँ पर 2 वर्ष से बढ़ रहा है, यानी कि 2 वर्ष से बढ़ रहा है कितने लोगों में भाई, यहाँ पर देखिए 12 तो ये आपके पास खिलाड़ी पहले थे, एक कोच और आ गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, 13 हो गए, यानी कि 13 में आपके पास यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट हुआ, तो इसमें ऐड करा दीजिए, यानी कि 26 और 24 50 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि एक घन का आयतन आपको दे रखा है तो यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और ये बराबर 1728 दे रखा है। तो 1728 का घनमूल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि भुजा आपके पास 12 आ चुकी है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुणा 144 हो जाएगा, और 6 चौके 24 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये आपके पास 26 और हासिल 2, ये 864 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर निम्नलिखित आलेख में क्रमागत 4 वर्षों में MNO राज्यों द्वारा जो है किए गए गेहूं के उत्पादन को लाख टन में दर्शाया गया। वह वर्ष याद कीजिए जिसमें गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें देखिए आपको न्यूनतम उत्पादन देखना है, और यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन जो है लाख टन के अंदर आपको ये दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कम, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ आपका यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि ये 2 डेटा तो आपके हो नहीं सकते। अब इनमें आपको यहाँ पर कंपेयर कराना है कि कम कौन सा है। तो यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ जो है इसका स्तर जो है यहाँ पर ये जो 2019 का जो है ग्राफ है, ये इसका स्तर जो है इससे नीचे है, यानी कि यहाँ पर जो है ये आपके पास आंसर आएगा। बट यहाँ पर देखिए डेटा आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहे, और यहाँ पर इंग्लिश वाले प्रश्न में भी डेटा क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो इस प्रश्न को कैलकुलेट करके तो सोल्व कर नहीं सकते। बाकी यहाँ पर जो है अगर डेटा क्लियर दिखाई पड़ते तो हम यहाँ पर ऐड करा के देख ले, तो 2019 का जो है ये हमारे पास कम आता, ये आपके पास आंसर आ जाता। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2019 का ग्राफ जो है ये आपको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा नज़र आएगा, इससे छोटा। ठीक है, इससे कम आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए आपको ये रिजल्ट याद रखना है भाई, यहाँ पर a+1/a या फिर x+1/x बराबर माइनस का 1 दे रखा हो, तो यहाँ पर a³ बराबर आपको याद रखना है 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए x+1/x होता तो x³ बराबर 1 रख देते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ऊपर a⁻6 को लिख सकते हैं, a⁻3 के पावर 2 प्लस में a³ और माइनस का 1, और बट्टे में जो है ये a⁻9 को लिख सकते हैं, a⁻3 के पावर 3 और प्लस में a⁻3 और ये आपके पास -1। अब a⁻3 की जगह 1 रख दीजिए, यानी कि आपके पास ऊपर 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा, ये माइनस का 1, और ये आपके पास यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 से 1 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, यानी कि 1/1, यानी कि 1 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ब्रैकेट खोल दीजिए इस साइड, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा +1 प्लस का 2x आएगा, और प्लस x² प्लस का
4 प्लस का ये आपके पास यहाँ पर 4x आ जाएगा, ठीक है। और ये बराबर जो है ये आपको 16 दे रखा है, तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 6x हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6x, और ये 4 इधर लाकर ये जो है माइनस कर देंगे। ये जो है ये 4 है और ये एक 5 है, ठीक है। 5 इसमें से माइनस करेंगे 16 में से, तो बराबर की साइड हमारे पास 11 बच जाएगा, ठीक है। और देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 2x स्क्वायर प्लस का 6x है और ये प्लस का यहाँ पर 20 कर देंगे, और ये बराबर जो है ये आपके पास यहाँ पर इधर भी आप यहाँ पर 20 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 31 आ जाएगा। ये 20 मैंने ऐड क्यों किया ये अभी आपको पता चल जाएगा भाई। अब आप इस समीकरण का दोनों साइड क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, यानी कि आपके पास यहाँ पर 2 से अगर इस समीकरण का गुणा करें तो ये आपके पास यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास प्लस में 12x हो जाएगा, और ये प्लस का 40 हो जाएगा, और ये बराबर जो है 62 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको यही कैलकुलेट करना था, और ये बराबर किसके है 62 के, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक जीवा ओपी के केंद्र से दूरी आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर है। यदि इस वृत्त का व्यास आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये त्रिज्या और जीवा ओपी की लंबाई का योग क्या है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए एक सर्किल हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई सर्किल दे रखा है, इसमें जो है एक जीवा ओपी दे रखी है, ये मान लीजिए आपके पास जीवा ओपी है, और इसके केंद्र से लंबवत दूरी जो है ये आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ये ओपी जीवा हो जाएगी, और जो है ये आपके पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इसके केंद्र से लंबवत दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका व्यास आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त की त्रिज्या जो है ये आपके पास कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आधी लंबाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दीजिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर काटती है और 2 बराबर बराबर भागों में बांट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये भी 8 हो जाएगा, तो टोटल आपके पास ओपी कितना हो गया 16 हो गया। तो आपको यहाँ पर त्रिज्या और ये जीवा की लंबाई जो है इनका योग कैलकुलेट करके बताना था, यानी कि 10 प्लस का 16 करेंगे, यानी कि 26 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि 4 अंकों की संख्या जो है इन तीनों संख्याओं से डिवाइड है तो यहाँ पर 10a माइनस b का मान क्या होगा। अब देखिए जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी और 7 से डिवाइड होगी, वो संख्या 70 से भी डिवाइड होगी, इनके एलसीएम से डिवाइड होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है ये वाली संख्या जो है इसमें यहाँ पर a को भी 9 मान लेते हैं और b को भी यहाँ पर एक बार के लिए 9 मान लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये संख्या हमारे पास कितनी बन जाएगी 4899 बन जाएगी, ठीक है। इसको आप यहाँ पर इस 70 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 70 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 70 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जो है 7 8 56 7 बार जाएगा, नहीं 7 7 49 नहीं जाएगा, 7 6 42 यानी कि 6 बार यहाँ पर भाग चला जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 7 6 42 यानी कि 420 हो जाएगा। ये आपके पास 69 बचा, उतारेंगे 9। अब देखिए यहाँ पर 9 7 63 यानी कि 9 बार चला जाएगा, और यहाँ पर जो है 9 7 63 यानी कि 630 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास 69 बचेगा। अब शेषफल आपके पास कितना बचा 69 बचा, यानी कि यहाँ पर अगर ये शेषफल नहीं बचता, अगर आपने ये जो संख्या मानी थी इसमें से ये 69 माइनस कर देते हैं, यानी कि 48 और ये 99 में से माइनस कर देते 69, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो है 4899 से 69 अगर माइनस करते तो ये आपके पास 4830 आता। अब ये संख्या 70 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, यानी कि आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो अब इसमें कंपेयर करा लीजिए कि a की जगह यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जो है b की जगह आपके पास कितना है 0 है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जगह 3 और b की जगह 0, यानी कि 30 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए दो संख्या आपको दे रखी है 9:16 के अनुपात में, यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको कैलकुलेट करके बताना। अब देखिए यहाँ पर ये 9:16 है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वृद्धि के बाद ये रेशियो आपके पास 2:3 हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी गई, यानी कि रेशियो में जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ पर बराबर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर ये डिफरेंस 7 का है, बट यहाँ पर ये डिफरेंस देखेंगे तो 1 का, यानी कि ये गैप आपको बराबर करना पड़ेगा। तो ये बराबर करना पड़ेगा, यानी कि इसको 1 से गुणा और इसको 7 से गुणा कर देंगे, तो ये रेशियो आपके पास क्या बन जाएगा, ये तो 9:16 ही रहेगा, और यहाँ पर जो ये रेशियो है ये आपके पास बन जाएगा 7
दूनी का 14 हो जाएगा और ये 7 त्रिका 21 हो जाएगा। अब आप इनका गैप देख सकते हैं, यानी कि बराबर हो जाएगा, किसी भी तरह से देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है गैप कितने का 5 का दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर गैप देखेंगे तो ये भी 5 का दिखाई पड़ रहा है। तो ये गैप बराबर हो चुका है, यानी कि कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, देखिए 5 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, जबकि प्रश्न में बोला गया यहाँ पर 40 का इंक्रीमेंट किया गया था। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 40 दे रखी है, तो कितना गुना दे रखी है, 8 गुना। तो इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो चाहे तो यहाँ से देख लीजिए, आपके पास 7 का डिफरेंस है, चाहे तो यहाँ से देख लीजिए, डिफरेंस आपके पास 7 आएगा, यानी कि यहाँ पर ये 7 ना होकर ये भी 7 का 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 8 56 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए cos x बराबर दे रखा है, तो इसका मान कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। ये आपके पास यहाँ पर एंगल मान लीजिए 90 डिग्री पर, और यहाँ पर ये x एंगल मान लीजिए, ठीक है। तो ये कोस बराबर दे रखा है, यानी कि बेस आपका 5 हो जाएगा, हाइपोटेनस 13 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 10x कैलकुलेट और यहाँ पर कोट x कैलकुलेट करना था। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12/5 हो जाएगा। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/12 हो जाएगा। तो बट्टे में देखिए 60 आएगा, और 60 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बट्टे में आंसर लगा दीजिए। ऊपर देखिए यहाँ पर करेंगे तो 144 प्लस का 25 आएगा, यानी कि 169 आपके पास यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और एंगल B जो है ये 90 डिग्री पर है, और ABBC आपको दे रखे है, तो इसका मान कैलकुलेट करना है। तो उसी तरह से ये भी बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं तो ये एंगल B जो है ये आपको 90 डिग्री पर दे रखा है, और ये ABC ट्रायंगल था। अब इसमें देखिए ये AB आपको 12 दे रखा है, और ये BC जो है ये 5 दे रखा है, तो ये 13 हो जाएगा ट्रिपलेट से। अब यहाँ पर cos A की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो एंगल ये वाला देखना, यानी कि ये आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि 12 ये आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि 12/13 हो जाएगा। और ये आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, तो यहाँ पर C एंगल को देखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि 12/13 ये भी हो जाएगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 24/13 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक जीवा PQ द्वारा जो है एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री है। यदि जीवा PQ की लंबाई 54 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का व्यास क्या होगा, 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये देखिए मैंने आपको बता रखा है कि एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के अंदर अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर अगर 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो कोई और जीवा नहीं है, वो इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। और ये आपके पास जीवा की लंबाई, यानी कि ये PQ आपके पास ये है जीवा हो जाएगी, और यही व्यास होगा। इसकी PQ की लंबाई 54 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये आपके पास व्यास की लंबाई भी कितनी होगी, 54 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 10% 20% का एकल समतुल्य बट्टा कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 10 प्लस का 20 और माइनस कर देते हैं 10 इंटू में 20 और बट्टे 100, यानी कि आपके पास यहाँ पर 28% आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 8 पुरुष या 10 लड़के किसी कार्य को 174 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष और 14 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 8 पुरुष या लिखा हुआ है 10 लड़के, यानी कि 8 अगर मेन की बात करें तो ये आपके पास यहाँ पर दे रखा है 174 दिन में काम कर सकते हैं, ये टोटल वर्क होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर 10 बॉयज़ जो हैं ये भी 174 दिन में काम कर सकते हैं, ये भी टोटल वर्क होगा, यानी कि आपस में बराबर होंगे। जब आप इनका रेशियो बनाएंगे यहाँ से, तो ये आपके पास क्या बनेगा भाई, आपके पास मेन और बॉयज़ की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 5:4। तो आप किसी भी साइड से जो है टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस साइड जो है बॉयज़ की एफिशिएंसी 4 रख देता हूं, तो ये आपके पास 40 इंटू में 174 आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। ये जो आपके पास टोटल वर्क आया है 40 इंटू में 174, ये जो है काम यहाँ पर किन को करना है भाई, 12 यहाँ पर पुरुष करेंगे, और एक पुरुष की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, और यहाँ पर 14 लड़के, यानी कि एक लड़के की एफिशिएंसी 4 है। तो देखिए 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 14 4 56 हो जाएगा। 60 और 56 116 होगा, यानी कि 116 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा। ये 4 से डिवाइड है, यानी कि 10 बार कट जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 दूनी का 8, 9 चौके 36, 29 आ जाएगा। 29 का 6 गुना आपके पास यहाँ पर 174 होता है, यानी कि 60 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक व्यक्ति ने 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए जो है 8,000 का ऋण लिया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1.5 वर्ष पश्चात जो है भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगी। अब देखिए टाइम 1.5 वर्ष का, यानी कि 6 महीने की अगर बात करें, यानी कि 1.5 वर्ष के अंदर जो है 18 महीने होते हैं, यानी कि 6 महीने से यहाँ पर 3 बार जो है ब्याज कंपाउंडेड होगा।
और यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये भी आपके पास यहाँ पर आधी हो जाएगी, यानी कि 20/2 करेंगे तो ये भी आपके पास 10% हो जाएगी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 पर 1 का ब्याज मिला होगा। 10 की राशि कितनी हो गई 11। बट यहाँ पर देखिए 3 बार आपका यहाँ पर ब्याज कंपाउंडेड हो रहा था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पावर आप क्या कर देंगे 3 कर देंगे, यानी कि पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर 10, ये आपके पास 1000 की राशि जो है 1331 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको राशि बताएगी थी प्रश्न में कितनी, 8000 की, यानी कि 1000 बराबर कितना दे रखा था 8000। तो ये कितना गुना दे रखा था, यहाँ पर 8 गुना दे रखा था। तो ये जो आपके पास अमाउंट यानी कि धनराशि जो निकल के आएगी ये भी आपके पास यहाँ पर 1331 ना होकर 1331 का 8 गुना हो जाएगी, यानी कि 8 एकम 8 त्रिका 24 हो जाएगा, और ये 26 और यहाँ पर ये 10, यानी कि आपके पास 10,648 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए पी एक्स बिंदु एक्स से खींची गई एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। ओ वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ओ एक्स बराबर 26 सेंटीमीटर है। तो पी एक्स की लंबाई कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहाँ पर एक सर्किल हम बना लेते हैं, ये इसका केंद्र हो जाएगा। इससे बाहर बिंदु आपको दे रखा है एक्स, इस वृत्त का केंद्र ओ है, और ये आपके पास यहाँ पर पी बिंदु आपको दे रखा है, इस वृत्त पर एक स्पर्श बिंदु है। ये एक्स पी जो है, ये पी एक्स जो है ये आपके पास इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसके अलावा केंद्र से अगर आप इस स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास बिंदु पी दे रखा है, और यहाँ पर जो है इस केंद्र को इससे मिलाएंगे ओ एक्स, ये आपको ओ एक्स कितना दे रखा है 26 सेंटीमीटर दे रखा है। और यहाँ पर जो है ये आपके पास ओ पी जो है इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये आपके पास कैलकुलेट करनी है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो प्रश्न हमने इस टाइप का बना रखा है, 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि अंडर के अंदर आएगा 576, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 576 यानी कि 24 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए L2 माइनस L1 कैलकुलेट करके बताना। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप L2 और L1 क्या दे रखा है भाई। L2 दे रखा है सभी 5 वर्षों में कंपनी के औसत व्यय का मूल्य। तो यहाँ पर जो है L2 सभी 5 वर्षों में कंपनी के का देखना है। तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, ये 700 1700 हो जाएगा, और ये 2200 हो जाएगा, 500 ऐड करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा, 300 ऐड करेंगे, और ये आपके पास 27 हो जाएगा, 200 ऐड करेंगे तो इसको डिवाइड कर देना 5 से, तो ये औसत आ जाएगा, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 5 पंचे 25, 500 के 20, 540। ये आपके पास L2 कैलकुलेट होकर आ चुका है। L1 कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ए और बी में जो है कंपनी जे के औसत व्यय, और यहाँ पर सी और डी में जो है कंपनी के औसत व्यय के बीच का अंतर कैलकुलेट करना है। तो ए और बी में देखेंगे कंपनी जे का, तो यहाँ पर जो है ये 400 और ये आपके पास 300, यानी कि कितना हुआ 700 हुआ। और यहाँ पर जो है सी और डी का देखेंगे कंपनी के में, तो सी और डी का देखेंगे कंपनी के में, तो कंपनी के में आपके पास यहाँ पर ये 500 और ये आपके पास यहाँ पर 300, यानी कि 800 है। अब चाहे तो आप इनको 2 से डिवाइड करके डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर इनका डिफरेंस लेकर जो है, इनका डिफरेंस देखिए कितने का 100 का है, इनका डिफरेंस लेकर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपके पास यहाँ पर 50 इनका औसत आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको इनका डिफरेंस देखना था 540 और ये 50 का, तो ये आपको यहाँ पर ये जो है आपके पास 490 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर हिंदी में शिक्षकों की संख्या का अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों की कुल संख्या से अनुपात क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश में देखेंगे तो ये 18% लिखा हुआ है, 18%, और यहाँ पर जो है 18 ही तो है, क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इंग्लिश में देखना और गणित में देखना, यानी कि आपके पास यहाँ पर 15% लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा 6 हो जाएगा, और ये 3 से डिवाइड होगा 5। ये डेटा क्लियर यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसमें देख लेते हैं, इंग्लिश वाले में देखते हैं। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में देख रखा है 18% और मैथ्स में 15%। 1 सेकेंड, प्रश्न हिंदी में शिक्षकों की संख्या का अंग्रेजी, अच्छा तो हिंदी में, ये मैं यहाँ पर ये हिंदी में पहले भूल गया था, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। भाई आपको यहाँ पर क्या करना है, किधर गया, ये आपको यहाँ पर जो है हिंदी में देखना है। हिंदी में शिक्षकों की संख्या आपके पास कितनी है 12% है, यानी कि 12% तो ये हो गई, और इनको ऐड करना है 18 और 15 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 33 हो जाएगा। यानी कि अब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 4:11 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो है मैं यहाँ पर ये हिंदी यहाँ पर मेरे को दिखाई नहीं पड़ा, मैंने यहाँ पर जो है अंग्रेजी और गणित का इनका
सीधा डायरेक्ट रेशियो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।